नमस्कार स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो 14 फरवरी 2021 को आईआईटी जैम का एग्जाम है और होपफुली हम सब घर पे तैयारी कर रहे हैं और अच्छी तैयारी कर रहे हैं और सबकी प्रेपरेशन अच्छी भी होगी। और आप की जो तैयारी चल रही है आपको इतना मानना पड़ेगा और इवन हमें विश्वास है कि जो हमारी तैयारी है वो सबसे बेस्ट तैयारी है। इवन मैं इस बात को इसलिए कह पा रहा हूँ कि हमारे पास जो रिजल्ट्स हैं वो रिजल्ट मुझे इस बात को बोलने की इजाज़त दे रहे हैं कि हमारी जो तैयारी है वो काफ़ी अच्छी रही है। और इवन स्टूडेंट्स लास्ट टाइम तक तो क्या होता था, जब ऑफलाइन होती थी तो स्टूडेंट बिल्कुल हमारे पास होता था तो हमें पता होता था कि तैयारी कैसी चल रही है कैसी नहीं है। इस बार आप सबने अपने अपने घरों में बैठ के तैयारी की है और वैसे तो आपके टेस्ट और असाइनमेंट के जो टेस्ट में जो आपके मार्क्स आ रहे हैं वो भी आपको क्लियर कर देंगे कि आप किस तरीके से डील कर रहे हो। और अगर किसी के टेस्ट में नंबर कम भी आ रहे हैं तो भी बिल्कुल हेजिटेशन की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की, बिल्कुल टेंशन की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि टेस्ट में हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन थोड़े से टिपिकल आए, बट जो आपका एग्जाम होगा आप जब उसकी प्रेपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले आप लास्ट ईयर्स के एक बार दोबारा, अगर किसी ने नहीं देखे, वैसे अब तक तो 15 डेज रह गए हैं तो सबने देख ही लिए होंगे कि आखिरकार एग्जाम किस प्रकार के आ रहे हैं, किस टॉपिक की कितनी वेटेज है। अब अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो जिस टॉपिक की जैसी वेटेज है आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजी बनाएं और उसके लिए तैयारी करें। जैसे रियल एनालिसिस की वेटेज सबसे ज्यादा है तो ऑब्वियसली अगर आप 5 या 6 घंटे अपने दिन में पढ़ाई करते हो तो उसका हाफ ऑफ द टाइम रियल एनालिसिस को दो। हाँ, अगर आप टेस्ट कर रहे हो, असाइनमेंट कर रहे हो, किसी चीज में डाउट आते हैं, तब जाके आप उस जो नोट्स हमने लिखवाए हैं वहां देखो कि कहां पर आप लैग कर रहे हो, उस चीज को पढ़ो और उस चीज को रिजॉल्व करने की, अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और वैसे हम क्लासेस के ड्यूरिंग आपको बताते रहे हैं कि कैसे कैसे पढ़ना है, आपको कैसे नहीं पढ़ना है। और इवन जो एग्जाम होगा, एग्जाम में जैसे अगर मैं इंटीग्रल कैलकुलस की बात करूं तो आप देख रहे हो कि हर बार वॉल्यूम का, सरफेस का, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो इवन अगर आप कोई टॉपिक, कोई आपको मुश्किल लगता है और कोई टॉपिक छोड़ने का डिसीजन भी ले चुके हो तो आप कम से कम उसके जो क्वेश्चन, आप अगर ऐसा देखो कि फ्रीक्वेंटली इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो केवल और केवल उन क्वेश्चंस पे भी आप स्ट्राइक कर सकते हो। जैसे कि चेंज द ऑर्डर अगर आपको लग रहा है तो असाइनमेंट में और टेस्ट में जितने चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन के क्वेश्चन है वो एक बार करके देखिए। तो इस प्रकार से आप अपने जो टॉपिक अगर आप छोड़ना भी चाहते हैं उसको बिल्कुल पूरी तरह छोड़ने की जगह सिर्फ और सिर्फ उनके क्वेश्चंस पे भी स्ट्राइक करेंगे तो भी बात बनेगी। और हमेशा ऐसा नहीं है कि आप घर से पहले ही डिसाइड करके जाएं कि, क्योंकि पेपर का लेवल कभी मुश्किल हो सकता है कभी आसान, और आराम से अगर आपके नंबर 50 प्लस आ जाते हैं तो आपको आराम से आईआईटीज मिल जाती है, उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई टेंशन नहीं होगी। तो आपकी जो प्रेपरेशन है वो आपकी प्रेपरेशन आपको इसी प्रकार से करनी है। ऐसा नहीं कि पहले ही आप अपने माइंड में इतना लोड लेके जाओ कि मुझे 100 मार्क्स का ही पूरा करके जाना है। अगर आप 90 मार्क्स का कंफर्टेबल करके जा रहे हो, आप अपने गोल्स को डिवाइड कर दीजिए, छोटे छोटे टारगेट में कर दीजिए कि सबसे पहले मैं कम से कम इतने नंबर तक एश्योर हो जाऊं। जब इतने नंबर एश्योर हो जाए तब धीरे धीरे एक एक करके स्टेप बढ़े। अगर आज आप तैयारी करने से पहले, आज जिस डेट में हो, अगर आज आप 60 नंबर के लिए अच्छी तरह प्रिपेयर हो तो मान के चलो कि एग्जाम तक आप आराम से 80 to 90 मार्क्स तक आराम से पहुंच जाओगे। और इवन 60 नंबर आने से 60 नंबर से ज्यादा आते ही आईआईटीज जरूर मिल जाती है। बाकी आपको एक बार सर बताएंगे कि किस प्रकार से क्या क्या करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसा कि ओंकार सर ने आपको समझाया, मैं भी वही सारी बातें आपको बताना चाह रहा था। तो मैं थोड़ा सा आपको इन चीज़ों को एक समझा देता हूँ कि अभी मान लो आपके पास 14 दिन है और इन 14 दिन को कैसे हम लोग पढ़ें। सबसे पहली बात तो कि इन 14 दिनों को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, 7 दिन अभी और 7 दिन पेपर के, मतलब 7 तारीख के बाद। तो
अभी जो आप इन 7 दिनों में आप क्या करो कि जितनी भी चीजें आपने जो भी आप जितनी भी टाइम में आप पढ़ते हो उस टाइम को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। एक पार्ट तो आपका ऐसा होना चाहिए जो रियल जिसमें ज्यादा वेटेज आता है जिसका, उस पार्ट को रियल को पढ़ो, और एक पार्ट ऐसा हो जिसमें आप बाकी चीजों को पढ़ो, मेनली अप्लाइड को। ठीक है, मेनली अप्लाइड को पढ़ो। और जैसे अगर मान लो आप ऐसे भी कर सकते हो कि एक दिन रियल पढ़ो प्योर में, और दूसरे दिन या तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ो या लीनियर अलजेब्रा पढ़ो। ठीक है, तो एक दिन रियल पढ़ो, एक दिन एब्स्ट्रैक्ट और लीनियर अलजेब्रा पढ़ो। या फिर आप कर सकते हो कि रियल प्लस एब्स्ट्रैक्ट, या रियल प्लस ग्रुप थ्योरी, या रियल प्लस लीनियर अलजेब्रा। प्योर वाले पार्ट को ऐसे आप ब्रेक कर सकते हो। और अप्लाइड में क्योंकि अप्लाइड में क्या होता है कि मेनली प्रैक्टिस चाहिए होती है हमें, और प्रैक्टिस आपको मतलब ऐसे नहीं कि जैसे रियल आप पढ़ रहे हो कि ऐसे रीडिंग कर रहे हो और कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, ऐसा नहीं। अप्लाइड में लगता है कि फॉर्मूले बहुत कम है, उनके कॉन्सेप्ट्स आप बहुत आराम से समझ सकते हो, लेकिन फिर भी आप उन क्वेश्चंस को खुद से निकालो। ठीक है, जब आप उनकी प्रैक्टिस करोगे तो सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस कम होंगे। तो इस टाइप से आप अपने मतलब पूरे टाइम को डिवाइड करो। ठीक है, रियल का वेटेज ऑलमोस्ट 50% होता है, तो पूरी स्टडी का 50% रियल होना चाहिए और बाकी के 50% में बाकी टॉपिक होने चाहिए। या फिर ऐसा कर सकते हो कि एक दिन रियल पढ़ो और एक दिन बाकी टॉपिक पढ़ो। ठीक है, एक दिन रियल पढ़ो, एक दिन बाकी टॉपिक पढ़ो। अगर पूरे दिन में रियल पढ़ना मुश्किल लगता है कि भाई एक ही चीज बार बार पढ़े जा रहे हैं, तो आप उसे एक दिन में रियल और अप्लाइड और दूसरे दिन में ग्रुप लीनियर और साथ साथ अप्लाइड। ठीक है, तो एक तो ये है कि आप इस तरीके से अपने टाइम को डिवाइड करके पढ़ सकते हो। दूसरी बात यह है कि जो 3 घंटे का 3 से 6 का टाइम है, इस टाइम पर तो आप टेस्ट ही दिया करो। ठीक है, इस टाइम पर तो टेस्ट ही दिया करो, ताकि जो आपका जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो इसके लिए एडजस्ट हो जाए कि 3 बजे से 6 बजे तक हमें इसी इन्वायरमेंट में रहना है, कि हमें 3 घंटे तक बैठकर क्वेश्चंस करना है। ठीक है, तो ये बायोलॉजिकल क्लॉक अगर इस चीज के लिए एडजस्ट हो जाता है तो इसका भी पेपर में बड़ा बेनिफिट होता है। हम लोग अनईजी फील नहीं करते हैं पेपर के शुरू में। ठीक है, वो लगता है कि ये तो रोज का काम है, रोज तो हम लोग यही काम करते आ रहे हैं 3 से 6 के बीच में, तो इसीलिए वो अच्छा रहेगा आपके लिए। इसीलिए कोशिश करो कि उसी टाइम पर आप टेस्ट दो। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि जब आप इन चीजों को पढ़ रहे हो, रियल पढ़ रहे हो या कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, तो सबसे पहले तो उनको देखो कि उसमें रियल में भी किस टॉपिक का वेटेज ज्यादा है, किस टॉपिक का वेटेज कम है। जिन टॉपिक्स का वेटेज ज्यादा है उनको तो पहले रिवाइज करो और उन पे आप मतलब ऐसी पकड़ बनाओ कि वो क्वेश्चंस, उनसे क्वेश्चंस कभी मिस ना हो। जैसे कि फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, बहुत आसान क्वेश्चंस आते हैं इसके, और हर बार क्वेश्चंस आते हैं इसके, ठीक ठाक क्वेश्चंस आते हैं इसके। फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल को अच्छी तरह से करके जाओ। ठीक है, उसके बाद आपके पास है सीक्वेंस एंड सीरीज, इनको अच्छी तरह से करके जाओ। उसके बाद फिर आप लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है, ये आसान सा टॉपिक होता है लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी का, इसको कर लो। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उनको करो। और फिर ये आप जो आपका सुप्रीमम, इन्फीमम और पॉइंट सेट टोपोलॉजी है उनको करो। ठीक है, तो इस तरीके से जिसका वेटेज ज्यादा उन पे ज्यादा फोकस करो। ठीक है, वेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो वेक्टर इंटीग्रेशन और वेक्टर डिफरेंशिएशन। वेक्टर डिफरेंशिएशन बहुत आसान सा पार्ट होता है, तो वेक्टर डिफरेंशिएशन को पहले अच्छी तरह से कर लो और बहुत जल्दी हो भी जाएगा। वेक्टर इंटीग्रेशन में हम लोग ये सोचते हैं कि वेक्टर में अगर मान लो एक क्वेश्चन स्टोक्स थ्योरम वाला जो होता है, उसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि ये सरफेस का ओरिएंटेशन कैसा लें। ठीक है, हम लोगों ने कोशिश की, हम लोगों ने कुछ जैम के सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस किए ताकि वो सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। बट फिर भी मान लो कि अगर वो कॉन्सेप्ट किसी बच्चे का क्लियर नहीं हुआ है तो उससे 1 से 2 क्वेश्चंस आते हैं, तो उनको आप मतलब असाइड रखो और जो ग्रीन्स थ्योरम और लाइन इंटीग्रल वाले क्वेश्चंस हैं उनको अच्छी तरह से करो। सरफेस इंटीग्रेशन में भी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम वाला जो पार्ट है उनको अच्छी तरह से करो। और स्टोक्स थ्योरम में मान लो कहीं पर आपको सरफेस की प्रॉब्लम होती भी है तो वो एक आध क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी, तो इसीलिए आप उसको देखकर बहुत ज्यादा टेंशन में मत रहो।
ठीक है, पूरे 100 नंबर के लिए तो आपको वैसे ही प्रिपेयर करके नहीं सोचना है कि शुरू में कि अगर एक क्वेश्चन भी गलत हो गया तो फिर प्रिपरेशन नहीं करनी, ऐसा तो बिल्कुल नहीं सोचना है। तो इसीलिए आप मतलब उनको भी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो और उनके इंपॉर्टेंस के हिसाब से, पेपर में उनके इंपॉर्टेंस के हिसाब से उनको पढ़ो। ठीक है, उनका मतलब ये भी देखो कि कितने डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं और पेपर में कितना इंपॉर्टेंस है। तो जिस जो इजी टॉपिक्स हैं और पेपर में उनका इंपॉर्टेंस ज्यादा है, उनको तो सबसे पहले कंप्लीट करो, ताकि ये वाला पार्ट तो आप करके जाओ अच्छी तरीके से। उसके बाद दूसरी बात है कि जब आप कौन सा एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की बात करें, ग्रुप थ्योरी की बात करें, तो सब ग्रुप तक तो आप लोग पढ़ लो और उसके बाद वाला पार्ट जिन बच्चों ने पढ़ा है वो पढ़ो। ठीक है, क्योंकि उसके बाद वाले पार्ट से 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन मतलब मान लो मैक्सिमम 4 नंबर, तो ठीक है 4 नंबर से क्या होता है, अगर आप लोगों ने बाकी चीजों को अच्छी तरह से पढ़ लिया है, मतलब मेरे कहने का मतलब है जिन्होंने पूरा सिलेबस कवर कर लिया उन्होंने तो पूरा कर ही लिया है। जिन्होंने पूरा नहीं किया है, ठीक है, उनको भी मतलब परेशान होने की जरूरत नहीं है। जितना पार्ट उन्होंने किया है उनको छोटे छोटे टुकड़े बना लो, छोटे छोटे पैकेट्स बना लो और उनको आप कवर करके जाओ कि भाई यहां तक में क्वेश्चन आए तो ये करके आ जाए। ठीक है, और बाकी जो पार्ट आपने अच्छी तरीके से पढ़ रखा है उन पे तो आपको पूरा विश्वास होना ही चाहिए। और जिन बच्चों ने पूरी तैयारी कर रखी है, पूरा 100% पढ़ रखा है, उनके लिए तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उनको तो बस पूरा 100% रिवाइज करना है। बट जो जिन्होंने 100% पढ़ा है बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। 50% भी अगर आप अच्छी तरह से करके आते हो पेपर में, तब भी आपका सिलेक्शन हो जाता है। अगर आपके 50 नंबर आ रहे हैं 100 नंबर में, तब भी आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो इसीलिए परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अपनी तैयारी और बाकी के समय को, ठीक है, दोनों को साथ रखकर आप अपने तैयारी को कस्टमाइज कर सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए आप इनको लेकर परेशान मत हो। दूसरी बात क्या है जो मैं कहना चाहता हूं कि 7 तारीख के बाद वाले टाइम में, 7 तारीख के बाद वाले टाइम में आपको क्या करना है कि 7 से 14 के बीच में पूरी थियरी को एक बार रिवाइज करना है। पूरी थियरी को एक बार रिवाइज करना है, खास करके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों को, इंपॉर्टेंट मेथड्स को एक बार अच्छी तरह से देखना है, ताकि पेपर में कभी भी ये स्थिति ना आए कि ये तो फॉर्मूला कुछ इसका तो जाना पहचाना सा लग रहा है, लेकिन क्या होता है कुछ प्लस माइनस कुछ ऐसा की गलती ना हो। ठीक है, मतलब बिल्कुल क्लियर रहे कि वे देखते ही कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन इसमें ये फॉर्मूले से होगा, इसका फॉर्मूला ये है। इसीलिए लास्ट में सारे फॉर्मूले और सारी थ्योरी को एक बार रिवाइज करो। असाइनमेंट शीट और टेस्ट में जिन जिन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हुई होगी उन क्वेश्चंस को एक बार देख लो, ताकि वहां से भी कोई कॉन्सेप्ट निकल कर आ रहे हो तो वो समझ लो, या कहीं कोई मिस्टेक की हो तो ये ध्यान रहे कि आगे पेपर में ये वाले मिस्टेक नहीं करने हैं। इसीलिए लास्ट के जो 7 दिन है उनमें तो बस आपको इनका रिवीजन करना है। ठीक है, इन चीजों को रिवाइज करना है। उसके बाद रही बात कि किस तरीके से आपको ये 14 दिन स्पेंड करने, ये आप समझ गए होगे। अब दूसरे पॉइंट पे आ जाओ कि पेपर में वो 3 घंटे किस तरीके से आपको देने हैं। पेपर में जो 3 घंटे का जो टाइम है, उस टाइम पे आपको क्या करना है कि हर बार जब भी पेपर हुआ है तो कम से कम 50% पेपर होता है वो आसान क्वेश्चन से बना होता है। ठीक है, सिंगल फॉर्मूला बेस्ड या सिंगल कॉन्सेप्ट बेस्ड ऐसे क्वेश्चन से बना होता है। 50% पेपर में तो आसान क्वेश्चंस होते हैं। आपको फर्स्ट राउंड में, ठीक है, जैसे ही पेपर मिले फर्स्ट राउंड में आपको उन 50% क्वेश्चंस, वो कहीं पर भी हो सकते हैं, बिखरे हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि शुरू से लेकर 30 क्वेश्चन होंगे जो आसान होंगे, बाद के 30 डिफिकल्ट होंगे, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि शुरू के 5 क्वेश्चन डिफिकल्ट होंगे और छठा क्वेश्चन आसान होगा। तो इसीलिए हर क्वेश्चन को आपको मतलब थॉरली थोड़ा 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड का टाइम देकर आराम से पढ़ना है, क्वेश्चन को समझना है। अगर आपको लगे कि क्वेश्चन आसान है, सिंगल कॉन्सेप्ट बेस्ड है, आप 2 मिनट के अंदर कर सकते हो, तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करो और आगे बढ़ो। हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करना जरूरी है। अगर सेव एंड नेक्स्ट नहीं करोगे तो वो आपका वो आंसर रिकॉर्ड नहीं होगा और फिर वो कोई फायदा नहीं होगा। जब वहां पे मार्क्स ही नहीं मिलेंगे उसके, तो क्या फायदा होगा उसका। इसीलिए हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद, ठीक है, वो वहां पे जो भी ABCD या फिर नेट में नंबर रखने के बाद उन्हें सेव एंड नेक्स्ट करना जरूरी है।
50% को आपने जब सॉल्व कर लिया, कम से कम 50% जो आसान क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व कर लिया फर्स्ट राउंड में, और आपके पास टाइम रह गया, तो फिर आप सेकंड राउंड में आओ। इसका बेनिफिट ये होता है कि पेपर के बाद बच्चे जब आपस में मिलते हैं और कहते हैं कि भाई बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो अगला कहता है कि अच्छा ये क्वेश्चन भी था, ये तो मैंने देखा ही नहीं पेपर में, जबकि हो सकता है वो क्वेश्चन बड़ा आसान हो। तो इसीलिए ऐसी नौबत ना आए कि जितने आसान क्वेश्चंस हैं वो तो आप पहले देख लो और उनको आप पहले सॉल्व करो, क्योंकि हर क्वेश्चन में वेटेज तो वही है। तो इसीलिए आसान क्वेश्चन जो आपको कम टाइम में ज्यादा नंबर दे रहे हैं उनको सॉल्व करना तो समझदारी वाली बात है। इसीलिए फर्स्ट राउंड में सारे आसान क्वेश्चंस ढूंढो और उनको सॉल्व करो। सेकेंड राउंड में फिर आपके पास टाइम रहेगा, जो भी क्वेश्चन मुश्किल हैं उनको आप करते जाओ, धीरे धीरे करते जाओ, और जितने ज्यादा आप मुश्किल क्वेश्चन, मुश्किल का मतलब लेंदी या मुश्किल या एक से ज्यादा कॉन्सेप्ट बेस्ड या टाइम टेकिंग क्वेश्चंस जो भी होंगे, जैसे जैसे आप करते जाओगे आपके मार्क्स और बढ़ते जाएंगे। हो सकता है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और आपने 1.5 घंटे से पहले ही 1.25 घंटे और इसमें आपने सारे आसान क्वेश्चंस कर लिए, तो आपके पास खूब सारा टाइम है पूरा पेपर करने को, आप आराम से पूरा पेपर करके आ सकते हो। ठीक है, हो सकता है कि आपने बहुत ज्यादा तैयारी नहीं की है, लेकिन आसान क्वेश्चंस तो आप एक बार आज अच्छी तरह से तैयारी की है, लेकिन बहुत ज्यादा श्योर नहीं हो, तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है बच्चे बोलते हैं ना कि मेरे इस टेस्ट में बड़े कम नंबर आ रहे हैं सर, तो ऐसा मत सोचो, यहाँ पे हो सकता है कम नंबर आ रहे हैं, पेपर में हो सकता है फिर भी ज्यादा नंबर आ जाए। क्यों? क्योंकि आपको पेपर में 50% आसान क्वेश्चंस के लिए पहले ध्यान रखना है। अगर वो क्वेश्चंस आप कर लेते हो तो जैसे ही 50% के थ्रेशोल्ड को आप क्रॉस करोगे, 50 से ऊपर नंबर आते ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसीलिए सबसे पहले तो हो सकता है कि आपको 2 घंटे लग गए आपको 50% क्वेश्चन करने में, या 2.25 घंटे लग गए उन 50% आसान क्वेश्चंस को करने में, तो बाकी के 45 मिनट में आपके पास 30 क्वेश्चन है, जो आप जानता हूं कि नहीं कर पाओगे बाकी के 45 मिनट में 30 क्वेश्चन, लेकिन बाकी के 45 मिनट में आप 30 क्वेश्चन ना करो, आप 10 क्वेश्चन कर लो 45 मिनट में, तब भी आप 50 से 65 पे पहुंच जाओगे, और 65 नंबर सफिशिएंट है सिलेक्शन के लिए। तो इसीलिए आप इन चीजों को मत सोचो कि आपको पूरा पेपर 60 के 60 क्वेश्चन ही करना है, बट आसान क्वेश्चन तो आपको डेफिनेटली करना है। 2-2.25 घंटे तक में आप पूरे पेपर में जो भी आसान क्वेश्चंस हैं, जो जो 2-2 मिनट में होने वाले क्वेश्चंस हैं, उन सबको करके आगे बढ़ो। फिर बाकी के टाइम में आप उसको बाकी जो मुश्किल और लेंदी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करो। ठीक है, हो सकता है कि 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन शुरू में मुश्किल लगे, उससे कभी भी डिमोरलाइज मत हो पेपर में। ठीक है कि भाई ये तो पेपर में सिलेक्शन कैसे होगा, ये तो सारे क्वेश्चन ही कोई नहीं हो रहा है, सारे मुश्किल ही लग रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता, शुरू के 10 क्वेश्चन मुश्किल हो लेकिन आगे के क्वेश्चन आसान हो। तो पेपर में आसान क्वेश्चन होते हैं, ये मेरे 15 साल का एक्सपीरियंस बता रहा है। ठीक है, तो इसीलिए आप इस चीज को मानो कि भाई पेपर में हमेशा 50% आसान क्वेश्चन होते हैं, आपको उन आसान क्वेश्चंस को ढूंढना है बस, और वो कम से कम मैं बोल रहा हूं। कभी कभी जैसे कि लास्ट ईयर वाला पेपर उठा लो, उसमें 50 से ज्यादा पेपर क्वेश्चन था जो आसान क्वेश्चन से बना था पेपर। तो इसीलिए ऐसा कुछ नहीं है कि हमेशा आपको मुश्किल ही होगी, हो सकता है 10 क्वेश्चन आपको मुश्किल लगे, हो सकता है किसी बच्चे ने पीछे से शुरू किया और पीछे के 10 क्वेश्चन मुश्किल है, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, आपको बस 50 मार्क्स लाने हैं मिनिमम, और उसके ऊपर जितने ला सको। जिस बच्चे की तैयारी जितनी अच्छी होगी वो उन 50% आसान क्वेश्चंस को उतने कम टाइम में करेगा, और उसको बाकी के 50% क्वेश्चंस को करने के लिए ज्यादा टाइम मिलेगा, उसके नंबर उतने ज्यादा आएंगे। ठीक है, जिसकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं होगी वो उन 50% क्वेश्चंस को करने में ज्यादा टाइम लगाएगा, और उसके बाद वो बाकी के मुश्किल क्वेश्चन में कम क्वेश्चंस कर पाएगा, तो इस कारण से उसके मार्क्स कम आएंगे। बट ज्यादा आए या कम आए, 50 से ऊपर तो सबके आएंगे, और जिनके भी 50 के ऊपर आएंगे उनका सिलेक्शन तो होगा ही, नॉर्मली तो होता ही है इतने सालों के ट्रेंड के अकॉर्डिंग। तो इसी कारण से मैं बोल रहा हूं पेपर को आप इस तरीके से अटेम्प्ट करो। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि कुछ पॉइंट्स हैं पेपर से रिलेटेड, मैं वो आपको समझा देता हूं। दूसरी बात यह है कि आपको पेपर देते समय एक तो है कि 7 नेक्स्ट वाला मैंने आपको समझा दिया अच्छी तरीके से, आपको दिख जाएगा कि भाई जिन जिन क्वेश्चंस में कलर चेंज हो चुका है, जो जो सेव हो चुके हैं उनका अलग होगा, जो नहीं दिख रहा होगा राइट हैंड साइड में उन क्वेश्चंस को क्लिक करो और उन क्वेश्चंस को सेकंड राउंड में उन क्वेश्चंस को करते हुए आगे बढ़ो। ठीक है, ये दूसरी बात होगी। तीसरी बात ये है कि जब आप पेपर दे रहे हो और आपको दिख रहा है कि भाई
मतलब मान लो पहला क्वेश्चन आपने देखा कि ये वाला क्वेश्चन मुश्किल है, मतलब सेकंड राउंड में, ये तीसरा क्वेश्चन भी मुश्किल है, पांचवा क्वेश्चन भी मुश्किल है सेकंड राउंड में, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि ऊपर में पूरे पेपर को देखने के लिए एक पीडीएफ फॉर्मेट में देखने के लिए एक ऑप्शन होता है, उस ऑप्शन को क्लिक करोगे तो पूरा पेपर पीडीएफ फॉर्मेट में आगे आ जाता है। फिर आप देख लो कि उसमें कौन सा को नंबर का क्वेश्चन है जो दिखने में इजीली सॉल्व होने वाला लग रहा है, तो आप सीधे उस क्वेश्चन वाले नंबर को क्लिक करो और उस क्वेश्चन को सॉल्व करके सेव एंड नेक्स्ट करो और आगे बढ़ो। ये दूसरा तरीका ये भी है जिससे कि आप सेकंड राउंड में क्वेश्चंस को आसानी से पिक कर सकते हो, आसानी से ढूंढ सकते हो। तीसरी बात क्या है कि जब आप पेपर दे रहे हो और जो नेट वाले क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस में अक्सर हम लोग कंफ्यूज होते हैं कि डेसिमल के बाद के कितने डिजिट तक रखना है। तो मैं आपसे कहूंगा कि नॉर्मली डेसिमल के बाद के 3 डिजिट तक रखना है। अगर आपका आंसर मान लो 5 आ रहा है तो आपको 5.000 नहीं लिखना, आप सिर्फ 5 लिख दो। अगर आपका आंसर 5.2 आ रहा है तो 5.2 लिख दो। लेकिन अगर आपका आंसर 5.246789 आ रहा है तो आप उसमें से शुरू के 5.246 ही रखो, आगे वाले मत रखो, ठीक है। या आप उसको राउंड ऑफ कर सकते हो कि 6-7 है तो 2 मतलब 6-7 की जगह 7 रख दो, राउंड ऑफ कर दो। अदरवाइज अगर क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको डेसिमल के बाद के 2 डिजिट तक ही राउंड ऑफ करके लिखना है, तो जब क्वेश्चन में ही कह दिया गया तो क्वेश्चन की बात तो मानेंगे ही, तो इसीलिए हम लोग डेसिमल के बाद के 2 डिजिट तक ही राउंड ऑफ करके लिखेंगे। अदरवाइज नॉर्मली डेसिमल के बाद के 3 डिजिट तक आप रख सकते हो। क्लियर है कि डेसिमल के बाद के कितने डिजिट तक रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 2.1 को भी 2.100 लिखेंगे, उसमें 2.1 ही लिखना है। लेकिन अगर ज्यादा तक जा रहे हैं तो राउंड ऑफ कर देंगे, 3 तक लाकर राउंड ऑफ कर देंगे। और क्वेश्चन में ही कहा जा रहा है कि डेसिमल के बाद के 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, तब तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। ये वाली बात हो गई। अब क्या है कि अगर आप देखोगे तो हमें वहां पे कैलकुलेशन करने के लिए एक वर्चुअल कैलकुलेटर मिलता है, ठीक है। पेपर में स्क्रीन पे ही आता है, वहीं पे क्लिक करके हम लोग कैलकुलेशन करते हैं और वो हम लोग सबके कंप्यूटर में या आप अगर मोबाइल में देते हो तो मोबाइल में भी वर्चुअल कैलकुलेटर लिखकर डाउनलोड कर सकते हो। तो उस कैलकुलेटर में किस तरीके से कैलकुलेशन होता है, किस तरीके से कहाँ पे कौन से फंक्शन होते हैं, जैसे साइन कहाँ होता है, कॉस कहाँ होता है, लॉग कहाँ होता है, एक्सपोनेंशियल कहाँ होता है, पाई कहाँ होता है, कौन से कैलकुलेशन कैसे होते हैं, इनकी प्रैक्टिस के लिए आप 1-2 दिन आप उन कैलकुलेटर को मतलब उस कैलकुलेटर पे प्रैक्टिस करो, ताकि पेपर में आप मतलब अनयूजुअल सा फील मत ना कर पाओ, ठीक है। पेपर में सब कुछ लगे कि ये तो बहुत दिनों से करते आ रहे हैं, तो एक बार अगर जिन बच्चों ने नहीं की है प्रैक्टिस वो एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि पेपर में कैलकुलेटर को लेकर कोई इशू ना आए, ठीक है। तो ये एक पॉइंट हो गया पेपर देते समय। और एक और पॉइंट की रफ शीट को लेकर बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं। कहीं कहीं पे क्या होता है कि आप पेपर दे रहे हो ना, तो आपको जो रफ शीट मिलती है कैलकुलेशन करने के लिए वो खत्म हो जाए तो आप आगे इन्विजिलेटर से और मांग लेते हो, और कहीं कहीं पे इन्विजिलेटर देने से मना कर देते हैं। तो उस टाइम पे आपको रियलाइज होता है कि अरे मैंने तो सारे पेजेस खत्म कर दिए रफ शीट के और इन्विजिलेटर भी मैं नहीं दे रहा। तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है कि अपने रफ शीट को बहुत ही वाइजली यूज करना है। कैसे यूज करना है, रफ शीट पे ऐसे मार्किंग कर दो और 1-2 नंबर जो भी क्वेश्चन जो भी आप रफ कर रहे हो लिखकर ऐसे क्रॉस लगा दिया करो। मतलब हर क्वेश्चन को प्रॉपर्ली नंबर लिखकर रफ काम किया करो। पूरे डिटेल में तो वैसे भी नहीं करना है, रफ शीट में कैलकुलेशन ही करना है, लेकिन क्वेश्चन नंबर के साथ करना है। और जिस क्वेश्चन को आपने छोड़कर आगे बढ़ रहे हो जिस क्वेश्चन को, उस क्वेश्चन में नीचे भी थोड़ा स्पेस छोड़कर ऐसे लाइन लगा दो, ताकि जब दोबारा उस क्वेश्चन को करने का मौका मिले आपको तो आपको शुरू से ना करना पड़े, जहां पर आपने छोड़ा है उसके आगे से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। क्लियर है, उसके आगे से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। तो रफ शीट को भी बड़ा ही वाइजली यूज करो, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई कहीं लिख रहे हो, कोई कैलकुलेशन कहीं और कर रहे हो, कहीं टेढ़े कर रहे हो, कहीं किस तरह से कर रहे हो कि पूरा पेज भर दिया और बाद में पता नहीं चल रहा है कि कौन सा कैलकुलेशन कौन से क्वेश्चन में किया था, ताकि जब दोबारा करने की जरूरत पड़ी तो दिक्कत हो जाए। तो इसीलिए ये गलती भी मत करो, ठीक है। अच्छा,
अगली बात यह है कि मान लो पेपर में कभी कभी क्या होता है कि बड़ा आसान सा क्वेश्चन होता है और उसको हम लोग कर रहे होते हैं और उसके बाद करने में कहीं कोई मिस्टेक हो जाती है और उसके बाद फिर वो आंसर देखते हैं तो चारों में से कोई आंसर ही नहीं आ रहा, तो फिर हम लोग उसी को दोबारा तीसरी बार भी करना शुरू कर देते हैं क्योंकि हमें पता होता है कि क्वेश्चन तो बड़ा आसान है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व तो कर ही लेंगे, पक्की बात है। लेकिन उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो हम लोग टाइम वेस्ट करते हैं, वो टाइम जो वेस्ट होता है वो हमें मतलब बहुत ही भारी पड़ता है। तो इसीलिए अगर किसी क्वेश्चन में कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो तो आप उसको एक बार और ट्राई करो और बहुत ध्यान से उसको ट्राई करो, जल्दी जल्दी मत करो, उसको ध्यान से ट्राई करो। अगर मिल जाए तब तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ो, फिर उसको छोड़ के आगे बढ़ो। मतलब ये मत करो कि उसी में लगे रहो, ठीक है। सेकंड टाइम अगर टाइम मिलेगा तो फिर दोबारा आना उस क्वेश्चन पे, लेकिन उस पे 3-4 बार उसको ट्राई मत करो, ठीक है। एक बार मैक्सिमम, एक बार और रिपीट कर सकते हो, मैक्सिमम है, ठीक है। हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड होता है पेपर में, तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखो, है ना। तो ये चीजें हैं, रफ, कैलकुलेटर, सिली मिस्टेक्स के बाद कितनी बार ट्राई करोगे, कैसे पेपर दोगे, ये सारी बातें अगर आप अच्छी तरीके से करते हो, टाइम को प्रॉपरली मैनेज करते हो, ठीक है, तो आपका पेपर अच्छा होगा। वो 3 घंटे और ये 14 दिन बड़े ही क्रूशियल टाइम है, ठीक है। ये जो सारा टाइम है बड़ा ही क्रूशियल है, इसको आपको बहुत ध्यान से यूटिलाइज करना है। और मैं कहूँगा कि सबसे जरूरी इन 14 दिनों में और उससे भी ज़्यादा जरूरी उन 3 घंटों में जो सबसे जरूरी पॉइंट है वो है आपका सेल्फ मोटिवेशन, वो है आपका कॉन्फिडेंस, ठीक है। कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए। हम लोग अक्सर सोचते हैं कि हम लोग तो पूरा पेपर करके आना है, ठीक है, हमने पूरी तैयारी की है तो पूरा पेपर करके आना है, 100 मार्क्स लेकर आना है। और उसमें अगर एक क्वेश्चन भी गलत हो जाता है तो हम लोग मतलब एक क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं, 10 नंबर भी कम आ जाता है, तो हम लोग सोचते हैं अब क्या होगा, अब तो 100 मार्क्स आ नहीं पाएंगे, और फिर हम लोग नर्वस हो जाते हैं और फिर हम लोग गलतियां करने लग जाते हैं। अगर आपके नंबर 50 से कम आ रहे हैं, ठीक है, तो भी मेरे समझ में एक बार बात आती है कि भाई बच्चा थोड़ा सा परेशान हो सकता है कि 50 नंबर भी नहीं आ रहे, ठीक है। लेकिन 50 से कम आ रहे हैं तब भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, आईआईटी नहीं मिलेगी, एनआईटी तो मिल ही जाएगी, ठीक है। 40 नंबर भी आ रहे हैं तो एनआईटी तो मिल ही जाएगी, आईआईटी नहीं मिलेगी तब भी, तो इसीलिए इतना परेशान होने की जरूरत उसमें भी नहीं है। लेकिन सिंस हम लोग आईआईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आईआईटी तो मिलनी चाहिए, इस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि 50 से कम में हम लोग एक बार सोच भी सकते हैं। बट 50 से ऊपर में तो हमें सोचना ही नहीं है कि कम आ जाएगा या क्या आ जाएगा क्या नहीं आएगा, ऐसे मत सोचो। क्योंकि अगर आप पेपर में नेगेटिव थॉट्स लाते हो, पेपर में आप डिमोरलाइज होते हो, नर्वस होते हो, ठीक है, तो फिर उस टाइम पर ना मतलब आप कुछ नहीं कर सकते और कोई आपको समझा भी नहीं सकता, पूरा पेपर ही खराब हो जाएगा उस टाइम पर। इसीलिए इन 14 दिनों में और पेपर के टाइम पर खास करके नेगेटिव थॉट्स तो दिमाग में लाने ही नहीं है, ठीक है। जो होगा देखा जाएगा। जो आज तक इतने दिन तक आपने तैयारी की, 14 दिन और आप सब कुछ भूल जाओ, दिमाग से सारी चीजों को निकाल दो और बस तैयारी करो, बस करना है। रिजल्ट चाहे जो भी हो, दिमाग में तो आ ही जाता है कि रिजल्ट आ जाएगा, क्या होगा, होगा नहीं होगा, कैसा होगा, दिमाग में आती रहती हैं ऐसी चीजें, ठीक है, वो ऑब्वियस है। और मैं आपको सच बता रहा हूँ, इन 14 दिनों में बहुत बार दिमाग में ऐसा आएगा कि यही इस बार तो लगता है नहीं होगा, तो छोड़ो अभी, अब होगा ही नहीं इस बार, तो अब इतनी मेहनत करके क्या करें, अब आराम से नेक्स्ट ईयर के लिए पढ़ेंगे। ऐसे ऐसे विचार दिमाग में बहुत लोगों के आएंगे, ठीक है, बहुत ही नेचुरल है, सबके दिमाग में आता है। बट मतलब रिजल्ट उसी का अच्छा आता है जो इन चीजों से ऊपर उठ के आगे बढ़े और इन चीजों को दिमाग से निकाले। क्योंकि ये मेरी बात मान लो कि अगर इस बार आप ऐसा सोच रहे हो कि अगली बार से हम लोग शुरू से ही पढ़ेंगे और मतलब पूरी तैयारी करके अगली बार पेपर देंगे, ठीक है, तो मान लो कि अगली बार में भी शायद यही सिचुएशन आ जाए। ये पूरे 1 साल का लंबा पीरियड होता है, उस लंबे पीरियड में क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या चीजें चेंज होंगी पता नहीं है आपको अभी, तो इसलिए अभी से फ्यूचर के लिए इतना बड़ा प्लान मत करो, ठीक है। ये 14 दिन है, इनको प्लान कर लो अच्छे तरीके से, तो आगे जरूरत नहीं पड़ेगी इन चीजों की। और मैं तो ये जानता हूँ, ठीक है, मेरे से अच्छी तरह से कोई नहीं जान सकता कि इन 14 दिनों में अगर आप चाहो तो रिवीजन शुरू करके आप पूरी तरह से खत्म कर सकते हो और अच्छा रिजल्ट ला सकते हो। मतलब इन 14 दिनों को भी बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर लिया, ठीक है, मतलब इनके अलावा तो कुछ सोचना ही नहीं है, ना फेसबुक, ना मूवी, ना वीडियो, ना व्हाट्सएप, ना कोई भी सोशल मीडिया, कुछ भी नहीं, ठीक है। मतलब ऐसा समझ लो कि भाई इन 14 दिनों के लिए बस आपको सिर्फ और सिर्फ जैम की प्रिपरेशन करनी है, दिमाग में और कुछ नहीं लाना है।
तो इन 14 दिनों को अच्छी तरीके से आपने यूटिलाइज कर लिया और पेपर में नर्वस नहीं हुए, और तो समझ रहे हो मेरी बात है, नर्वस नहीं होगे अगर आप मेरे अनुसार चलोगे तो। ठीक है, ये आसान क्वेश्चन को ढूंढ कर करो, पेपर में दिक्कत नहीं आएगी, हमेशा आसान क्वेश्चन होते हैं पेपर में। तो इसीलिए आप आराम से पेपर करते जाओ, क्वेश्चंस करते जाओ, 2 मिनट से ज्यादा टाइम मत लगाओ किसी क्वेश्चन में। एक आध क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लग भी जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, किसी में 1 मिनट भी नहीं लगेगा। ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं पेपर में जो सेकंड्स में सॉल्व हो जाते हैं, तो इसीलिए मतलब वो बैलेंस हो जाता है। बट नॉर्मली ये है कि ऑन एन एवरेज 2 मिनट से ज्यादा टाइम मत लगाओ, क्योंकि 60 क्वेश्चन होते हैं, 180 मिनट होते हैं, तो हर क्वेश्चन के हिस्से में 3 मिनट आते हैं। तो जो मुश्किल वाले क्वेश्चन सेकंड राउंड में आने हैं उनके लिए भी तो टाइम रखोगे ज्यादा, तो इसीलिए जो आसान क्वेश्चन है उनको 2 मिनट में खत्म करते हुए आगे बढ़ो। ठीक है, किसी क्वेश्चन में थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया तो लग गया, कोई बात नहीं, लेकिन अगर हर क्वेश्चन में 5-5 7-7 मिनट लगाओगे तो पेपर तो आप कभी कंप्लीट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको, और आराम से पेपर देना है बिना नर्वस हुए। ठीक है, और अभी भी आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स नहीं आने चाहिए। जब भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हो, परेशान हो रहे हो, तो अपने पेरेंट्स, अपने वेल विशर्स, आप उनसे बात करो। ठीक है, उनसे उनको बताओ, उनको कहो कि भाई ये गलत आ रहा है मेरे दिमाग में, ऐसा नहीं आना चाहिए। वो आपको समझाएंगे कि भाई ठीक है, और अधिक से अधिक क्या होगा, मान लो कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, जो किसके होने के चांसेस बहुत कम है अगर आप अच्छी तरह से पढ़ते हो तो, बट मैं वर्स्ट केस में नेगेटिव थॉट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं कि अगर नहीं भी हुआ तो कौन सी दुनिया बदल जाएगी। ठीक है, इसलिए नेगेटिव थॉट्स दिमाग में लाओ ही मत, आप बस पॉजिटिव रहो कि भाई आपको ये 14 दिन जो मिले हैं, इस 14 दिन को अच्छी तरह से यूटिलाइज करना है। इन 14 डेज को अच्छी तरह से यूटिलाइज करो, आराम से सिलेक्शन होगा। ठीक है, और वेटेज के अकॉर्डिंग पढ़ाई करो, वेटेज के अकॉर्डिंग पढ़ाई करो, क्वेश्चंस निकालो, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल के क्वेश्चंस निकालो, आप सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चंस निकालो, जिन जिन के मतलब वेटेज ज्यादा होते हैं, जिन जिन टॉपिक्स के वेटेज ज्यादा होते हैं उनके क्वेश्चंस ज्यादा निकालो। ठीक है, जिनके वेटेज कम होते हैं उनको कम टाइम दो। ठीक है, वेटेज ही कम है, उन पे बहुत ज्यादा टाइम दोगे तो बहुत दिक्कत होगी। नई चीजों को अगर आप पढ़ना चाहते हो सकता है कि हो सकता है आपने पूरी तैयारी नहीं की हो अभी तक, तब भी आप नई चीजों को 7 तारीख तक थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो। 7 तारीख के बाद तो सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करना है, जैसा मैंने बताया। ठीक है, और इस तरीके से आप इनको पढ़ो। ठीक है, अच्छी तरीके से पेपर दो। ठीक है, अब भी इस टाइम पर बाकी सारी दूसरी चीजों को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ जैम के लिए इन 14 दिन को डिवोट करो। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जैम के लिए इन 14 दिनों को डिवोट करो। बाकी अब ये क्रूसियल टाइम आ चुका है, ये वो टाइम आ चुका है जिसमें आपको जैम के अलावा कुछ नहीं सोचना है। अगर आप 8 घंटे सोने के बाद 16 घंटे जगते हो तो 16 घंटे में 12 घंटे तो पढ़ना है और जैम के लिए पढ़ना है। ठीक है, थोड़े बहुत अपने आप को रिफ्रेश करते रहो, घूम लो, फ्रेंड से बात कर लो। ठीक है, मतलब पेरेंट्स से बात कर लो, घर में फैमिली से बात कर लो। ठीक है, अपने आप को री एनर्जाइज करते रहो और पढ़ते रहो। ठीक है, सारे टॉपिक्स को अच्छी तरीके से, जितना भी आपने कवर किया है सारे टॉपिक्स को अच्छी तरह से अब आप थॉरोली पढ़ो। ठीक है, और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो, है ना, उनके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो, और बहुत अच्छे तरीके से, मतलब बिना किसी टेंशन के, नेगेटिव थॉट्स नहीं आने देना। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, अक्सर आते हैं कि नहीं होगा, मैंने पूरे दिन में 10 क्वेश्चन ही किए, जबकि तो पेपर कैसे क्लियर हो पाएगा, मैंने यहाँ वाला जो पेपर दिया उसमें मेरे 20 नंबर ही आए, पेपर कैसे क्लियर हो पाएगा। इन चीजों के बारे में मत सोचो, ये आपके नंबर के लिए नहीं है ये टेस्ट, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, ताकि आपका बॉडी क्लॉक 3 से 6 तक बिल्कुल ही फिक्स रहे कि 3 से 6 तक में तो बॉडी को पता है कि मुझे पेपर ही देना है, चाहे वो पेपर 14 तारीख को, चाहे आज हो, चाहे कल हो। तो बॉडी को इस तरह से इसके मतलब कहो कि हैबिचुअल बनाने के लिए हम लोग को टेस्ट देना है 3 से 6 पे। आई बात समझ में आपके बच्चों? किसी को मतलब परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, जितना आपने पढ़ा है बहुत पढ़ा है, बस इसी चीज को रिवाइज करना है, इसी चीज को मतलब समेटना है, और इन 14 दिनों में आपको यही काम करना है। ठीक है, बहुत ज्यादा परेशान मत हो किसी चीज को लेकर, और बस आप इसको पढ़ते जाओ।
ठीक है, रिवाइज करते जाओ। जहां जहां दिक्कत हो, आप लोगों ने अभी तक तो वो व्हाट्सएप पे और देख ही रखा है, मैंने ग्रुप बना ही रखा है हम लोगों ने, तो उसमें आप लोग आपस में डिस्कस करो। लेकिन बहुत ज्यादा मतलब ऐसा ना हो कि पूरा दिन आपका इसी डिस्कशन में चला जा रहा हो और आप प्रोडक्टिवली कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो। तो इसीलिए प्रोडक्टिव होना इस टाइम पे जरूरी है। इस टाइम पे अपनी पढ़ाई करना जरूरी है। मतलब मान लो कि दिन भर में मान लो 2 घंटे रखो जिसमें आप व्हाट्सएप ओपन करो और देखो कि भाई ग्रुप में क्या क्या, किन किन बच्चों ने क्या क्या पूछा है, उस टाइम पर उन चीज़ों को डिस्कस करो। या देखो कि भाई ये वाला मुझे आता है कि नहीं आता है, ये मैंने सॉल्व किया है कि नहीं किया है, इस टाइप से उनको डिस्कस करो। और अगर आपने सॉल्व कर रखा है तो अगले की हेल्प करो, क्योंकि आप अगर अभी अपने आप फ्रेंड्स को बताओगे तो आपका भी क्लियर होगा और बच्चे का भी क्लियर होगा, दोनों को फायदा होगा। लेकिन बताने में ही पूरा दिन मत निकाल दो। बताने के लिए 2 घंटे रख लो, 3 घंटे रख लो। उस टाइम पे अगर आप उनसे बात भी करते रहोगे, चैट भी होता रहेगा आपसे और वो भी पढ़ाई रिलेटेड, ठीक है, तो एक तो वैसे ही मतलब मूड फ्रेश होता रहेगा, बात बात होती रहेगी। और बाकी टाइम पर फिर से जाकर अपनी स्टडी करो, ठीक है, अपना रिवीजन करो। अपने जो असाइनमेंट के क्वेश्चंस हैं जिनमें आपको पहले प्रॉब्लम हुई थी उनको निकालो, उनको दोबारा निकालो। इस टाइप से आप उनको सॉल्व करते जाओ, ठीक है। असाइनमेंट्स के वीडियोज पड़े हुए हैं, अपने वीडियोज पड़े हुए हैं, लेक्चर के वीडियोज पड़े हुए हैं, कॉपी में जहां पर दिक्कत आ रही है उस दिन के वीडियोज देखो। इस टाइप से आप उनको मतलब रिवाइज करते जाओ, समझ गए। और इस तरह से आराम से पेपर दोगे, ठीक है, बिना टेंशन के पेपर दोगे, बिना परेशान हुए पेपर दोगे, अच्छा रिजल्ट आएगा, है ना। इसीलिए दो अच्छी तरीके से, ऑल द बेस्ट, ठीक है। हम लोग हमेशा आपके साथ हैं, आप अच्छी तरीके से पेपर दो, है ना, आपका बहुत अच्छा होगा, हमारी यही आशा है। और आप लोग, ठीक है, पेपर के बाद हम लोग इस चीज को डिस्कस करेंगे कि किसका क्या रहा, कैसा रहा। लेकिन पेपर से पहले तक तो, ठीक है, भूल जाओ सब कुछ कि कहाँ क्या चल रहा है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जैम पे फोकस करो, ठीक है। मतलब ऐसा होना चाहिए कि पढ़ते पढ़ते सो जाओ, उठने के बाद पढ़ने लग जाओ, नींद में भी फॉर्मूले चलते रहें, है ना। मतलब आपको इन 14 दिनों में लोग आपको कहें तो पागल हो गया है, ये पागल होना, ये जुनून आना बहुत जरूरी है, ठीक है, इन 14 दिनों में, ठीक है। तो ये पागल होना भी बहुत अच्छी बात है पढ़ाई के लिए। तो इन 14 दिनों में आपको लोग बोलें कि भाई इसको तो आपको सूझ ही नहीं रहा है, और ये बाकी चीजों से अभी बिल्कुल ही कट जाओ, ठीक है। अपने आप को मतलब रिफ्रेश करने के लिए फैमिली के पास बैठो, बातें करो, फ्रेंड्स से बातें करो, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि दिन भर बातें ही करते रह रहे हैं। वो पढ़ के आए, 4 घंटे पढ़ के आए, आधा घंटा फिर बैठ लिया, ठीक है। खाना खाते समय अपने आप को मतलब पढ़ो मत, उस टाइम पे बातें करो, ठीक है। मतलब खाना खाने के बाद बातें करो आधा घंटा। तो इस टाइप से मतलब अपने आप को रिफ्रेश करते रहो। लेकिन जो सेंटर में होगा वो आपकी प्रिपरेशन होगी, ठीक है, उसके अलावा कुछ मत सोचो। बाकी चीजें उसके सपोर्टिव होंगी, बाकी और कोई चीज मत सोचो इस टाइम पर, ठीक है बच्चों। तो ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे तरीके से पेपर दो। आपका, मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आपका अच्छा होगा, ठीक है। आपको भी आप पर पूरा भरोसा होना चाहिए कि आपका अच्छा होगा। लेकिन इसको ओवर कॉन्फिडेंस में मत लेना कि भाई इसके कारण से अगर 2-4 क्वेश्चन गलत भी हो जाएं तो इससे आपको मतलब बुरा फील नहीं होना चाहिए। क्योंकि 80 नंबर लाने के बाद भी अगर अच्छे क्वेश्चन, नॉर्मली तो पेपर अच्छा होता है, जैसे इस बार तो पेपर आसान था तो कट ऑफ तरुण की चली गई, मतलब तरुण के नंबर से आ गए 98.67। लेकिन नॉर्मली 85 तक नंबर आते हैं, मतलब उसके पहले वाले पेपर्स में जो टॉपर्स होते हैं उनके मार्क्स 85 तक आते हैं। तो जिसके मार्क्स 85 भी आ रहे हैं उसने भी तो 15 नंबर की गलतियां की है ना। तो इसीलिए ऐसा नहीं सोचो कि भाई मुझे 100 में 100 ही लाने हैं, ठीक है। अब वो पेपर आसान होगा तो आपकी तैयारी अच्छी है, पेपर आसान होगा ऑटोमेटिकली 100 में 100 आ जाएंगे। पेपर मुश्किल होगा तो आप 100 के बारे में सोच कर जाओगे, और पेपर अगर मुश्किल निकल जाए और आप 80 पे रुक जाओ, तो या आपको लगे कि भाई अब तो 80 भी नहीं आ पा रहे हैं, 80 ही आ रहे हैं, और ये सोचकर आप नर्वस हो जाओ, ठीक है, तो ये गलत होगा, ठीक है। पेपर में नर्वस होना तो है ही नहीं, ठीक है ना। तो इसीलिए आप बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंट मत हो, कॉन्फिडेंट रहो और बिल्कुल अच्छा होगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट पेपर के लिए। बाकी हम लोग लास्ट डे पे
आपको जरूर विश करेंगे और कोशिश करेंगे कि, क्योंकि अब तो ऑफलाइन है नहीं, ऑनलाइन है, तो अलग अलग बच्चे अपने अपने घरों में, अपने अपने शहरों में पेपर देंगे। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग जुड़े रहेंगे, कनेक्टेड रहेंगे और पेपर के बाद आप लोगों से डिस्कस करेंगे कैसा रहा पेपर, क्या रहा पेपर। ठीक है, लेकिन पेपर तक आप सब कुछ भूल जाओ, सारी चीजों को भूल जाओ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे फोकस करो। अब आपको चीजें बस रिवाइज करनी है और वेटेज को ध्यान में रखते हुए, किसका वेटेज ज्यादा है, किस टॉपिक का वेटेज ज्यादा है, उसके क्वेश्चंस उठाने हैं और उसके क्वेश्चंस करते जाने हैं, उनकी थियरी अच्छी तरह से कवर करके जानी है। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट। ठीक है, गुड बाय, मिलते हैं हम लोग फिर बाद में। ठीक है, ओके, थैंक यू।